दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा कंप्यूटर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे तैयार करना बहुत जरूरी है। इस खंड को तैयार करने के लिए कई स्रोत हैं, जैसे एनसीईआरटी और अलग अलग विषयों पर आधारित बेसिक पुस्तकें। सामान्य ज्ञान के आधारभूत प्रश्नों को तैयार करने के लिए लूसेंट जी के बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रश्नों को संकलित किया गया है। सामान्य ज्ञान को तैयार और रिवीजन करने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं लूसेंट जी के श्रृंखला। इसमें सबसे पहले हम इतिहास खंड को कवर करेंगे, आगे भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और कंप्यूटर खंड को। इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास का भाग 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष यानी भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी जम्बू, जिसका अर्थ जामुन होता है, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे, और प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, और आप जान लीजिए यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपी परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। और आप जान लीजिए कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे प्रमुख नस्लें या प्रजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोआयड और मंगोलायड। तो आप जान लीजिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोइड और मंगोलायड। दोस्तों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। आप जानते भी हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस जो है, इनका समयकाल 1638 से 1707 एडी है, इनको जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत को जानने और समझने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जानना बहुत ज़रूरी है, और आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो धर्म ग्रंथ से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा इसमें विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है।
अब आइए जानते हैं एक एक वेद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। सबसे पहले इसमें हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, ये वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त्री कहा जाता है और इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और चातुर्वर्ण समाज या 4 वर्णों की सबसे पहले जो व्यवस्था, इसकी कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप जान लीजिए, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और आप जान लीजिए, आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख से जो है ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, धर्म सूत्र जो है ये 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों का प्रयुक्त जो अघन्या शब्द है, इसका संबंध गाय से है। तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य कहा गया है और गाय बहुत ही महत्वपूर्ण जीव था। दोस्तों, यहाँ पर ईसा पूर्व और ईसवी किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, वर्तमान में प्रचलित जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कि कल्पित है, उस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, जिसको बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। और ईसा पूर्व में वर्षों की उल्टी गिनती जो है, जो गिनती होती है वर्षों की, वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन जो है वो ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई, बड़ी ई लिखा जाता है ईसवी, और ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी के रूप में भी लिखा जाता है। एनो डोमिनी एडी का पूर्ण विस्तार है। इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जिस वर्ष जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। और स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद आइए दोस्तों यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद जो है ये सस्वर यानी स्वर सहित पाठ के लिए, मंत्रों और बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्य कहा जाता है।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है और यह एक ऐसा वेद है, यानी यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद के बारे में जानते हैं दोस्तों। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं और औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों और औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, इन सभी का विवरण दिया गया है और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण है। दोस्तों, अथर्ववेद में याद रखिएगा, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आप देख लीजिए, वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। और देखिए, माध्यन्दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद और वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणायनी और जैमिनी या तवलकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो शौनक और पैपलाद हैं। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर इन तीनों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान है और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। देखिए, ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। दोस्तों, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान मिलता है। तो याद रखिएगा, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का जो विवरण है वो ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और आरण्यक दोस्तों, इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। दोस्तों, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है और इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है।
शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और देखिए जाबालोपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। अब आइए जानते हैं वेदांग और सूत्रों के बारे में। दोस्तों वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प जो है कर्मकांडी विधि, निरुक्त जो है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, उसके बाद व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। दोस्तों वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों और राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं और सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में दोस्तों पुराणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप जान लीजिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। और आप जान लीजिए कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। दोस्तों अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोतों में जो हमारे प्राचीन बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य भी महत्वपूर्ण हैं। आप जान लीजिए बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथाओं में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानक वर्णित हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को माना जाता है। ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और अर्थशास्त्र जो है इसका अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था और कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगणी यानी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का विवरण मिलता है। दोस्तों अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये चचनामा, जिसका लेखक अली अहमद है, उसमें सुरक्षित है। तो याद रखिएगा चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत उल्लिखित है। और देखिए अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि हैं और इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से यानी महाभाष्य पतंजलि रचित ग्रंथ है। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।
अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो भारतीय स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत, उनके अलावा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है, वो भी प्राचीन भारत को जानने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जानेंगे। ये एक लेखक है टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस यानी भारत और ईरान के मध्य संबंध का विवरण दिया है, लेकिन इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। दोस्तों मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, तो डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। देखिए डायोनीसियस, तो ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी, तो इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, तो इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है और ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यूनानी और रोमन लेखकों के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विवरण मिलता है चीनी लेखकों से। चीनी लेखकों में देखिए फाहियान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश में समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संयुगन, तो दोस्तों ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थीं। ह्वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। तो दोस्तों ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वो सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था और ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, दोस्तों ये भी एक यात्री था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी यात्रियों के बाद आइए देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण अरबी लेखकों में अलबरूनी है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है वहाँ का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी किताब यानी अरबी में उसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको हिंदी में भारत की खोज कहा जा सकता है, इसकी रचना की है और आज के इतिहासकारों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला,
कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा महत्वपूर्ण लेखक इब्न बतूता है। आप जान लीजिए, इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसको रेहला कहा जाता है, और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी देता है इब्न बतूता का ग्रंथ रेहला। 1333 ईस्वी में वो दिल्ली पहुंचा था और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखकों में दोस्तों तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इसके अलावा जो प्राचीन जानकारी है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से भी मिलती है। आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, और 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, जो कि एशिया माइनर है, यहाँ से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में आता है। और एक महत्वपूर्ण देखिए, सबसे पहले दुर्भिक्ष या अकाल की जानकारी देने वाला अगर देखा जाए तो कौन सा जो है अभिलेख है, तो ये है सोहगौरा अभिलेख। इसमें सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सबसे पहले भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और दोस्तों देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, उस समय शासक भानुगुप्त है, वहाँ से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और देखिए, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी जो है वो मंदसौर शिला अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से एक गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों, प्राचीनतम सिक्के भी प्राचीन भारत के या प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में का सार्पण भी कहा गया है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने? यवन शासकों ने किया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। जो सामान्य जानकारी है अभिलेखों से संबंधित, उनको जान लेते हैं। अभिलेख और उनसे संबंधित शासकों के बारे में जानते हैं दोस्तों कि कौन सा अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख ये तिथि रहित अभिलेख है। इससे कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख याद रखिएगा मालवा नरेश यशोबर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है, याद रखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। अब आइए देखते हैं अरिकामेडु। अरिकामेडु जो है प्राचीन स्थल है, ये पुडुचेरी के निकट है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अरिकामेडु से जो है ये रोमन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीयों का रोमनों के साथ व्यापार होता था।
और आप जान लीजिए सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी स्वर्ण भूमि, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी यवद्वीप से स्थापित हुए थे और ये संबंध समुद्री मार्ग से स्थापित हुए थे। अगला है दोस्तों, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है वो नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये शैली वेसर शैली कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पंचायतन शब्द याद रखिएगा। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरणों में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये पंचायतन मंदिर शैली रचना शैली से संबंधित मंदिर हैं और आप जान लीजिए एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। लूसेंट जीके के अंतर्गत इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में इस वीडियो में आपने अध्ययन किया और ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की तैयारी के साथ साथ रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।